इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शाम के 7:30 बजने वाले आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, लेकर आ गई हूं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो। अब की बार किसकी सरकार, बताऊंगी हर वो खबर जो डालेगी यूपी और पंजाब में 2022 के चुनाव पर असर। बिना देर किए 3 बड़ी खबरों के साथ करते हैं शुरुआत। आज की पहली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से, और कोरोना की तीसरी लहर की शंका के बाद योगी सरकार कैसे सुपर एक्टिव हो चुकी है, डिटेल आपको मैं बताऊंगी, क्योंकि आज पूरे प्रदेश में मेगा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किया गया है और आज रिकॉर्ड एक दिन में 22 लाख वैक्सीन की डोज लगाई गई हैं। योगी के कोरोना मैनेजमेंट का बड़ा इंपैक्ट 2022 के चुनाव पर पड़ सकता है, कैसे, डिटेल मैं बताऊंगी। दूसरी बड़ी खबर भी हेडलाइन बनी है आज उत्तर प्रदेश से, और 1 घंटे तक ओम प्रकाश राजभर और यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में मीटिंग से यूपी में सियासी हलचल बढ़ा दी है। और राजभर ने मीटिंग के बाद एनडीए में शामिल होने के संकेत दिए हैं, लेकिन शर्तें भी रख दी हैं। अब सवाल है कि बीजेपी क्या राजभर की शर्तें मानेगी, और ओवैसी से गठबंधन का क्या होगा, पूरी पॉलिटिक्स पर इसका असर, डिटेल मैं बताऊंगी। साथ ही तीसरी बड़ी खबर पंजाब से, दलितों के मुद्दे पर गुरु की गुगली से कैप्टन टेंशन में है, और सिद्धू की द्वारा बुलाई गई मीटिंग में क्या हुआ। सुखबीर बादल ने आज वोटर्स को दिखाया 2022 के मैनिफेस्टो का ट्रेलर। पंजाब की पूरी सियासी खबर अब से थोड़ी ही देर बाद, लेकिन शुरुआत यूपी चुनाव की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज योगी सरकार की वैक्सीनेशन ड्राइव पहली हेडलाइन बनी है। एक दिन में 22 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाकर योगी सरकार ने यह मैसेज दे दिया है कि कोरोना मैनेजमेंट में वो नंबर 1 है, और 22 करोड़ की आबादी के सेफ्टी के प्रति भी वो नंबर 1 है। और यही पॉलिसी भी योगी सरकार का 2022 यूपी चुनाव में मुद्दा नंबर 1 है। तीसरी लहर का अंदेशा है, इसलिए वक्त से पहले ही योगी सरकार टारगेट अचीव कर लेना चाहती है। और इस बीच बड़ी खबर यही है कि एक दिन में 22 लाख वैक्सीन लगाई गई है, तो योगी सरकार के इस बिग प्लान का रिजल्ट आया है। यूपी में आज करीब 22 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाकर योगी सरकार ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। दोपहर 3 बजे तक 12 लाख वैक्सीन लग चुकी थी, और इसी के साथ टीके की 5 करोड़ से ज्यादा डोजेस लगाने वाला देश में यह पहला प्रदेश बना है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बधाई भी दी है और कहा है कि यह टीका आपका सुरक्षा कवच है, इसलिए जरूर लगाएं। टीका जीत का तीसरी लहर को रोकने के लिए योगी सरकार का यह मेगा प्रयास बताया जा रहा है, इसलिए सबको वैक्सीनेशन कराने की मुहिम में योगी सरकार की तरफ से अब तेजी लाई गई है, क्योंकि योगी जानते हैं कि अगर तीसरी लहर पर दूसरी लहर की परछाई भी पड़ी तो आने वाले चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। और वहीं अगर वैक्सीनेशन और मैनेजमेंट से ही तीसरी लहर के खतरे को टाल दिया तो जनता का आशीर्वाद मिलना भी तय है। इसलिए वैक्सीनेशन को लेकर योगी सरकार सुपर एक्टिव है। कोरोना चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बन सकता है, इसलिए योगी सरकार कुछ ऐसा कर देना चाहती है जो पूरे देश के लिए मिसाल बन जाए। यूपी में आज हर मिनट 4000 से ज्यादा वैक्सीन लगाने की तैयारी की गई थी, और एक दिन में 22 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाकर ही नया रिकॉर्ड बनाया गया है। देश में किसी भी प्रदेश में एक दिन में 22 लाख वैक्सीन नहीं लगी हैं। सिर्फ लखनऊ में आज 80,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया था। यूपी में अब तक 4 करोड़ 84 लाख 43 हजार से ज्यादा कोविड वैक्सीन लग चुकी हैं। अब जुलाई महीने में यूपी में 1 करोड़ 71 लाख 41 हजार लोगों को टीका लगाया गया था। अब ये भी बता दें आपको, इस बीच मुझे बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि इस वक्त ये आंकड़ा अब 23 लाख तक पहुंच चुका है। तो एक और नए रिकॉर्ड की जहां हम बात कर रहे थे, एक दिन में 22 लाख वैक्सीनेशन का, उसका अभी अपडेट मुझे मिला है कि अब 23 लाख लोगों को वैक्सीन एक दिन में उत्तर प्रदेश में लगाई जा चुकी है। तो यूपी में किस तरीके से रोजाना वैक्सीनेशन को लेकर ये पूरी ड्राइव चल रही थी, वही डिटेल आपको मैं इस वक्त बता रही हूं, और आज के अभियान का ये लेटेस्ट अपडेट आपको बताया। इसीलिए वैक्सीन लगाने वाले स्टाफ को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी। स्टाफ को 3 से 4 गुना कर दिया गया था। हालांकि अभी तक जिन बूथ्स पर रोजाना 800 लोगों को वैक्सीन लगती थी, वहां पर इसे दुगना कर 1600 करने का टारगेट रखा गया, जिसे अचीव भी कर लिया गया। यूपी में 57 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना का एक भी केस नहीं है। अब इस कवायद का मकसद आप जान चुके हैं। इस कवायद का मकसद साफ तौर पर यही है कि जो आने वाली तीसरी लहर है, अगर वो तीसरी लहर आती भी है तो उस पर आसानी से काबू पाया जा सके। साथ ही आने वाले चुनाव में ये कोरोना मुद्दा तो बने, लेकिन उसकी जबरदस्त मैनेजमेंट का, ना कि
लापरवाही का। तो यूपी की पॉलिटिक्स में हर रोज अब नए ट्विस्ट भी देखने को मिल रहे हैं। लेटेस्ट खबर मेरे पास यह है कि आज सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात आज हुई। उसके बाद कयास लगने लगे कि क्या राजभर और बीजेपी में गठबंधन होने जा रहा है। और जब ओम प्रकाश राजभर से बात हुई तो उन्होंने गठबंधन के संकेत तो दे दिए, लेकिन यह भी कह दिया कि अगर बीजेपी उनकी शर्तें मानती है तो ही गठबंधन संभव है। राजभर ने कहा कि बीजेपी जातिगत जनगणना कराए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करे और पिछड़े वर्ग के सीएम का ऐलान करे तो समर्थन पर विचार किया जा सकता है। अब सवाल यही है कि ओम प्रकाश राजभर की ये शर्तें क्या बीजेपी मानेगी और ओवैसी के साथ राजभर के गठबंधन का क्या होगा। आज के इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट का यूपी की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ने वाला है, उसे समझने से पहले राजभर की शर्तों को जरा देख लीजिए। और आपको यह भी बता दें कि राजभर ने बीजेपी से कौन कौन सी 7 डिमांड की है वो आपको मैं अब बताती हूँ। यहाँ पहली डिमांड है जातिवार जनगणना कराई जाए और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को भी लागू किया जाए। पिछड़े वर्ग के सीएम का ऐलान हो, साथ ही महिलाओं को 33% आरक्षण भी मिले। यूपी में घरेलू बिजली बिल माफ हो, सबको एक समान की शिक्षा मिले, गरीबों का इलाज मुफ्त में हो। तो ये 7 डिमांड सामने रखी गई हैं। वो जातिवार जनगणना कराए, पिछड़ी जाति का जो भी जातिवार जो जातियां उनकी अलग अलग जनगणना करा दे कॉलम बना करके। दूसरा, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 9 प्रदेशों में ये लागू है, 27% रिजर्वेशन बांट के हिस्सा दिया जा रहा है। इसी को लेकर झगड़ा हमारा था। तीसरा हमारा है कि एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा। 33% रिजर्वेशन महिलाओं का लागू हो, घरेलू बिजली का बिल ये माफ करें, उसके साथ साथ ये गरीबों का इलाज फ्री करें और उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री घोषित करें। ये मुख्यमंत्री होगा तब उसके बाद ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के विषय में सोच सकता है। ये वंचित समाज के हित के लिए ओम प्रकाश राजभर कुछ भी करने को तैयार है। ओवैसी साहब का क्या होगा फिर? उनका भी लाभ है। ऐसा थोड़ा है कि ये व्यक्तिगत ओवैसी की लड़ाई नहीं है। ये वंचित समाज, मुसलमान भी, जुल्हा दुनिया अंसारी, शेख सैयद पठान, वो भी वंचित है, ऐसा नहीं है। अब सवाल यह है कि राजभर ने जो डिमांड की है उसका मतलब क्या है। क्या राजभर और बीजेपी द्वारा एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं और क्या बीजेपी राजभर की शर्तों को भी मानेगी, इसको हमने समझने की कोशिश की है। क्योंकि जो 7 डिमांड है, जातिवार जनगणना कराई जाए, बीजेपी तैयार नहीं होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो छोटी पार्टियों को अपनी ताकत का पता चल जाएगा, जो बड़ी पार्टियों के लिए नुकसान होगा। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना, बीजेपी तैयार नहीं होगी। ओम प्रकाश राजभर खुद कह चुके हैं कि बीजेपी ने नहीं मांग मानी, इसलिए हम अलग हुए थे। तीसरी डिमांड थी पिछड़े वर्ग के सीएम का ऐलान हो। यह संभव नहीं है क्योंकि जेपी नड्डा, अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री तक योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। चौथी डिमांड थी महिलाओं को 33% आरक्षण की और यूपी में घरेलू बिजली बिल माफ, साथ ही सबको एक समान फ्री शिक्षा और गरीबों का इलाज मुफ्त। इन 4 मांगों पर बीजेपी मंथन कर सकती है। राजभर भी ये बात जानते हैं, लिहाजा राजभर की आज की मीटिंग अपने सियासी वजूद को लेकर हाथ पांव मारने से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि राजभर भले ही से बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अभी खामोश है, जिसका मतलब साफ है कि बीजेपी राजभर को बहुत ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं है। स्वतंत्र देव सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, स्वतंत्र जी से बात करने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष जी बोलना चाहेंगे? कुछ बोलना चाहेंगे अध्यक्ष जी? रोक के ने सवाल सुना, लेकिन फिलहाल वो बात नहीं करना चाहते हैं इस मुद्दे पे। और ये कहा जा सकता है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। तो राजनीति में कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। अब अगर ऐसा हो भी जाता है, अगर बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन बन भी जाता है, तो सवाल है ओवैसी का क्या होगा। ओवैसी की सियासत मुस्लिम वोटर पर टिकी है और अगर राजभर बीजेपी के साथ जाते भी हैं तो ओवैसी राजभर दोस्ती टूटना तय है। उधर ओवैसी को बंगाल की तरह कोई नया ठिकाना ढूंढना होगा। ओवैसी भी अपना डोर टू डोर कैंप ओपन कर रख सकते हैं, जिस तरह से सियासी माहौल अभी बन रहा है। एसपी, कांग्रेस के अलावा छोटी पार्टियों से बात भी वो कर सकते हैं, क्योंकि ओवैसी पिछले चुनाव में ये जान चुके हैं कि हैदराबाद से अकेले दम पर सियासी जमीन बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2017 चुनाव में 38 पर AIMIM लड़ी थी, जिसमें 37 पर जमानत जब्त हो गई थी। अब राजभर की मांग पर स्वतंत्र देव सिंह ने क्यों कुछ नहीं कहा, उसकी वजह आपने समझ ली है। सच तो यह है कि बीजेपी ने 2022 के लिए अपने सारे डोर ओपन रखे हुए हैं और जो सूटेबल होगा उसी पर बीजेपी की पॉलिटिक्स भी चलेगी। फिलहाल बीजेपी का पूरा फोकस योगी के काम और यूपी के विकास पर है, जिसे लेकर वो जबरदस्त एक्टिव है। और आज दिल्ली में 84 कोस परिक्रमा मार्ग की शुरुआत का भी फाइनल ऐलान कर
फाइनल ऐलान कर दिया गया और ये ऐलान सड़क परिवहन राज्य मंत्री ने किया। नितिन गडकरी ने 84 कोसी मार्ग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अयोध्या से सांसद लल्लू सिंह, बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी भी मौजूद रहे। और उसी वक्त की ये तस्वीर आपके सामने है। 275 किलोमीटर लंबा 84 कोस मार्ग 5 जिलों से ये गुजरेगा और केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल करने का भी फैसला लिया है। और इसके बनने के बाद इन 5 जिलों में टूरिज्म और विकास की संभावना बढ़ जाएगी, जो 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा दिला सकती है। अब उसे समझ लीजिए कैसे, क्योंकि यहां अब मैं आपको वो डिटेल बताऊंगी। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग आखिर है क्या और उसका सियासी इंपैक्ट क्या है, वो समझिए। 84 कोस परिक्रमा मार्ग यूपी के 5 जिलों से गुजरती है। बस्ती, अंबेडकर नगर और बाराबंकी, गोंडा और अयोध्या में करीब 80 किलोमीटर की रिंग रोड और साथ ही 275 किलोमीटर का लंबा ये स्ट्रेच है। 5 जिलों में पड़ने वाले 21 पड़ावों के दर्शन कर यहां से वापस लौट सकते हैं। अयोध्या से 20 किलोमीटर उत्तर स्थित बस्ती जिले के ही मखौड़ा धाम से परिक्रमा यात्रा की शुरुआत होती है और अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के नेशनल हाईवे बन जाने से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देश और विदेश के श्रद्धालु अयोध्या में 84 कोस परिक्रमा 4 लेन रोड से कर पाएंगे। बीजेपी के इस कदम से कोर हिंदू वोटर्स पर पॉजिटिव मैसेज पहुंचेगा। आपको यह भी बता दें कि अयोध्या में हर साल 84 कोसी और 14 कोसी परिक्रमा होती है और पूरे देश और विदेश से श्रद्धालु यहां पर आते हैं। 5 जिलों की बस्ती में 5 अंबेडकर नगर, बाराबंकी और 5 बाराबंकी, 6 गोंडा, 7 अयोध्या, 5 विधानसभा मिलाकर 28 विधानसभा पर इसका सीधा असर भी होगा। अब आज पंजाब में सिद्धू ने कौन सी नई चाल चली है आपको मैं बताऊंगी 5 मिनट। पंजाब की पॉलिटिक्स में आज एक अहम डेवलपमेंट हुआ। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने दलित समुदाय से आने वाले विधायकों के साथ चंडीगढ़ में मीटिंग की। कहने को तो ये बैठक दलित विधायकों की मांगों को लेकर थी, लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पर प्रेशर बढ़ाने के लिए मीटिंग की गई है और बताया यह गया कि दलित विधायकों ने कई मांगे सिद्धू के सामने रखी हैं। अब सिद्धू इन मांगों को लेकर सीएम अमरिंदर सिंह से भी मुलाकात करेंगे और मंत्रिमंडल में दलित कोटे से ज्यादा मंत्री बनाने की भी मांग रखी जाएगी। संवाददाता पुनीत परिंजा ने बताया कि इस मीटिंग में 2 कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मस्तोत और अरुणा चौधरी मौजूद थे। पंजाब में 23 दलित विधायक हैं, जिनमें से 13 विधायक बैठक में शामिल हुए। सिद्धू से मिलने वाले विधायकों में राजकुमार वेरका, लखविंदर लखा, जोगिंदर सिंह बोआ, नथुराम, पीरामल सिंह और देवेंद्र हुबाया, सत्कार सिंह, गुरप्रीत सिंह और कुलदीप सिंह वैद्य प्रमुख नाम है। दलित विधायकों की मुख्य मांग दलित समुदाय से आने वाले कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर है और अभी कैप्टन सरकार में 3 दलित मंत्री हैं। विधायकों ने दलित कोटे से 3 और मंत्री बनाए जाने की बात कही है और दलित विधायकों ने कहा है कि प्रदेश में 34% दलित आबादी है, ऐसे में दलितों को मंत्रिमंडल में ज्यादा जगह मिले। जो दलितों के मुद्दे थे, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको लेकर के 3 घंटे विस्तार पूर्वक डिस्कशन हुई है। उस डिस्कशन का निष्कर्ष ये निकला है कि पार्टी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू दलित इशू को लेकर के जल्दी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से वो मीटिंग करेंगे, मशवरा करेंगे। उनके साथ जो दलित एमएलए हैं वो भी होंगे। चुनाव की ढेर सारी खबरें अभी और बाकी हैं। 5 मिनट की ब्रेक के बाद देखिए चुनाव चालीसा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।